Hello, welcome to SN Chaudhary Physics classes. In last class, I have taught you about introduction to light. लाइट क्या चीज़ है, इसके बारे में कुछ बातें हमने आपको बताए. आज हम उसी से थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं और इसको वीडियो के रूप में हम इंट्रोडक्शन टू लाइट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके भेज देंगे. अब आज हम बता रहे हैं, जब यहाँ लाइट क्या चीज़ है हमने पढ़ लिया, तब आप सबसे पहले सीखो ऑप्टिक्स ये क्या चीज़ है. यदि आपने कहा ऑप्टिक्स पढ़ते हैं होता क्या है पता नहीं है, तो मैंने कहा ना कुछ बेसिक बातें बच्चे नहीं जानते हैं जिसके कारण उन्हें परेशानी होती है. ये सारे वीडियो देखो और आपके देखने के बाद सेटिस्फेक्शन मिल जाए तब इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो. साथ साथ नोटिस वाला जो बटन है उसको दबाए रखो जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा. तब लाइट का देखो ऑप्टिक्स, इसमें सिंपली पहला पॉइंट देखो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with लाइट एनर्जी कह सकते हैं या रेडिएशन and its phenomena like reflection, etc. is called ऑप्टिक्स. ये आपका शुरू का पहला ही हो गया. ऑप्टिक्स क्या चीज़ है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी एंड इट्स फेनोमेना, जैसे रिफ्लेक्शन होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है, हम उतना तो नहीं लिखे हैं, हमने एक्सेप्टा कर दिए, ETC कर दिए, इंटरफ्रेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इन सारे फेनोमेना को जो एक्सप्लेन करता है उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं. अब ऑप्टिक्स सेकंड पार्ट, ऑप्टिक्स इज mainly divided into two branches. ऑप्टिक्स को हम दो ब्रांच में डिवाइड करते हैं. ब्रांचेज एज फॉलोज. पहला हमारा है, इसमें से देखो रे ऑप्टिक्स, ये रे ऑप्टिक्स. अब रे ऑप्टिक्स भी इसको कहते हैं और इसी को हम दूसरा नाम क्या लिखते हैं? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं. आ गया बात समझ में? बी दूसरा है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स और इसी को हम दूसरा नाम क्या लिखते हैं बेटा? फिजिकल ऑप्टिक्स. इस तरह से ये दोनों नाम से जाने जाते हैं, रे ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स. इसके बाद आपको हम लाइट के बारे में बताए थे. अब इसी में से देख लो, थर्ड पॉइंट में आ जाओ. अब आप क्या आ जाओ? रे ऑप्टिक्स. अब यहाँ पर हम रे ऑप्टिक्स क्या कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे. अब आपके रे ऑप्टिक्स यहाँ पर इसके बारे में देखो, रे ऑप्टिक्स के बारे में. तो रे ऑप्टिक्स आपको क्या बताता है? तो रे ऑप्टिक्स में इट यूजेज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स लिखो या ऑप्टिक्स लिख दो. ऑप्टिक्स का मतलब लाइट एनर्जी हो ही गया. द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स which uses the geometry of a straight line, which uses geometry of a straight line
line to account for macroscopic phenomena macroscopic phenomena like rectilinear propagation of light, reflection of light, refraction of light, etc. देखो, the branch of optics which uses geometry of straight line, जैसे हम रे बनाते हैं, जहाँ भी बीम बनाते हैं, geometry of straight line to account for the macroscopic phenomena क्यों होता है? मैक्रोस्कोपिक का मतलब बड़ा फेनोमेना जिसको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जैसे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पर लिखते हैं इट इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स, अब ना देखो रे ऑप्टिक्स, जैसे हमने बताया ऑप्टिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, पहला पार्ट, और दूसरा है हमारा वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। नाउ वी कम ऑन रे ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स या फिजिक्स भी लिख सकते हो, व्हिच यूजेज ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे स्ट्रेट लाइन चलते हैं, जैसे रे चलते हैं या बीम चलते हैं, इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं। यूजेज ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन टू अकाउंट फॉर द मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मीन बड़ा फेनोमेना जिसको हम देखते हैं, फेनोमेना लाइक रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट etc. इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब ये किस थ्योरी या सिद्धांत पर, हमने लाइट के ऑप्टिक्स के बताए थे थ्योरी ऑफ लाइट पिछले क्लास में, तो यहाँ पर इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, ये न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के आधार पर काम करता है। यहाँ तक इसका था। अब इसके बाद है आपके सेकंड फोर्थ में वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with wave nature of light and is called wave optics, जो लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है उसको हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। इट एक्सप्लेन्स माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना, जो छोटे लेवल पर है, जो दिखाई नहीं पड़ता है, लाइक इंटरफेरेंस के बारे में हम बताए थे, सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स, डिफ्रैक्शन दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट, polarization, restriction of light passing through a hole on the basis of wave nature, इन सब को इन्होंने एक्सप्लेन किया। These macroscopic phenomena could not be explained using ray optics, इन सब को हम वेव ऑप्टिक्स के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे हैं। और बेटा ये तो फ्लो होने लग गया, could not, यहाँ पर कुड नोट को कैन नोट कर दो, चलो कैन। अब इसका देखो, इसी में एक पॉइंट और आ गया, डी। अब आपके दिए हैं वेव थ्योरी of light was first
पुट फॉरवर्ड बाय Huygens and it was modified by Fresnel और कौन कौन इन्होंने वेव नेचर को एक्सप्लेन, फ्रेस्नेल हो गए, मैक्सवेल, हार्ज इट इज सी, इन लोगों के द्वारा ये इसको डेवलप किया गया। ये बेटा इंट्रोडक्टरी क्लास का ही है। अब आपके वेव ऑप्टिक्स जब आप देख लिए हो, अब आप देखो लाइट क्या चीज़ होता है या ये क्या होता है। आए बात समझ में? थैंक यू। वेलकम टू SN चौधरी फिजिक्स क्लासेस। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सोर्सेस ऑफ लाइट, रे, बीम ऑफ लाइट, अम्ब्रा, पेनम्ब्रा, इन सारी टेक्निकल वर्ड है ऑप्टिक्स से। देखो हर कुछ सिलेबस में ही नहीं रहता है जो आप सिलेबस के हिसाब से देखते हो। ये सब बेसिक नॉलेज है जो पीछे क्लास में आपको सिखाया गया था, आपने ध्यान नहीं दिया और इसका यहाँ हम यूज करते हैं तो आप समझ नहीं पाते हो। ऑप्टिक्स इज वेरी इजी इफ़ यू अंडरस्टैंड। समझते हो तो इससे हल्का कोई सब चैप्टर ही नहीं है। और इसमें 18 मार्क्स इस बार कर दिया है तो आपको और बेनिफिट मिल जाएगा। आए बात समझ में ना? इसलिए जितना हम बताते हैं इस वीडियो को बार बार देखने से ऑप्टिक्स के स्पेशलिस्ट बन जाओगे। यदि आप कंटिन्यूस, जैसे आज हम दिए हैं, इससे पहले हम 2 वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं, एक लाइट का, ये जो लाइट का देखोगे कंटिन्यूस देखोगे यदि 10-5 वीडियो सारे वीडियो, तो आपको ऑप्टिक्स बहुत इजी लगेगा और आराम से समझ में आ जाएगा। इसलिए अब हम चलते हैं, पिछले क्लास में हमने आपको बताए थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स सब के बारे में। अब हम चलते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट से। अब देखो सोर्सेस ऑफ लाइट क्या चीज़ है, यहाँ से हम चलते हैं। अब आपके देखो बेटा ऑप्टिक्स के इस पोर्शन में आपके सोर्सेस ऑफ लाइट, लाइट के सोर्स कहाँ है, लाइट कहाँ से आते हैं। जैसे हम देखते हैं, अभी हम आपको देख रहे हैं, आपके शरीर से लाइट निकलता है या लाइट नहीं निकलता है? बताओ। आपके शरीर से लाइट नहीं निकलता है। रियल में ये लाइट आपके रिफ्लेक्ट होते हैं और तब ये लाइट आपको दिखाई पड़ते हैं। ये ट्यूब का लाइट आपके ऊपर पड़ता है और वहाँ से रिफ्लेक्शन के द्वारा आते हैं। तो देख लो बेटा सोर्सेस ऑफ लाइट में पॉइंट नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट, ज्योमेट्रिकल, इसमें मैकेनिक्स में हम लोग बॉडी यूज करते थे ऑब्जेक्ट के जगह पर, लाइट में हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। दोनों सेम मीनिंग है लेकिन वर्ड का देखो। एन ऑब्जेक्ट व्हिच emits लाइट एनर्जी या रेडिएशन, ऐसा ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट निकलते हैं, रेडिएशन, इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। ये सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं। एग्जाम्पल में दिखाओ तो बेटा 1-2 सोर्सेस ऑफ लाइट की। जैसे आप देखते हो सन, मून से भी लाइट निकलते हैं? नहीं, मून से लाइट नहीं निकलते, सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके बाद आपके हो गए स्टार्स, उसके बाद आपके बर्निंग, कैंडल, बल्ब, ग्लोइंग बल्ब, ये सब एक्सेप्ट हो गए। ये आपके सोर्सेस ऑफ लाइट में हम कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ग्लोइंग लिख दो, ग्लोइंग जलता हुआ, ऐसे कह दोगे बल्ब से लाइट निकलते हैं? नहीं, ग्लोइंग जब बल्ब जलते हैं तब। अब आपके देख लिया, ये आपके सोर्सेस ऑफ लाइट आर ऑफ 2 टाइप्स,
जैसे लिखते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, दो तरह के। इसमें पहला सोर्सेस ऑफ, जिस बॉडी से लाइट निकलते हैं उसको सोर्सेस ऑफ लाइट कहते हैं। इस सब को उतना फालतू डिटेल नहीं जाना है। यहाँ देखो पहला हो गया नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट में क्या क्या आ जाएगा सौरभ? स्टार्स, सन, और एनिमल में बताओ कोई एनिमल है जिनसे लाइट निकलते हैं, जिसको आप कहते हो फायर फ्लाई, जिसके यहाँ लिख देते हैं जुगनू कहते हैं, जनरल हमारे भाषा में इसको जुगनू कहते हैं। अब जुगनू से लाइट निकलते थे। एक बच्चे ने पूछा था सर जुगनू तो एक पिक्चर था। जुगनू को हाथ में लेते तो कुछ होता नहीं, जुगनू तो एक पिक्चर था। तो हमने कहा भाई पिक्चर नहीं, यहाँ एनिमल जो रात के शाम के टाइम अंधेरे में आपको ग्लो करते हुए दिखते हैं झाड़ियों में, पेड़ पौधों के ऊपर, वहाँ पर उसको हम जुगनू कहते हैं। दूसरा हमारे पास देख लो आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट का एग्जांपल देखो, जैसे आपके बर्निंग कैंडल, ये हमारा कैंडल से लाइट निकलते हैं। ग्लोइंग बल्ब या ट्यूब कहते हो, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल, ये आपके सोर्स के बारे में आपने देख लिया। आगे बेटा समझ में। नेक्स्ट इसके बाद आप आ जाओ, जब ये लिख लिए ये सारे ऊपर, तो इसके जस्ट बाद देख लो। अब आपको हम बताते हैं रे क्या होता है। रे कहते हैं, देख लो पहलापन, द पाथ ऑन व्हिच लाइट ट्रेवल्स, जिस रास्ते पर लाइट चलते हैं, इज कॉल्ड अ रे, उसको हम रे कहते हैं। जिस रास्ते पर लाइट चलते हैं उसको हम रे कहते हैं। आगे बात समझ में। अब सेकंड इसी में देख लो, इट इज डिनोटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन having arrow it is not a straight line having arrow. Here arrow shows the direction of propagation of लाइट किधर से किधर जाते हैं ये बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमने बना दिया। अब रे बहुत पतले होते हैं, हेयर लाइट उससे भी पतले, क्योंकि लाइट हम देख ही नहीं पाते हैं, तो रे कहाँ से देखेंगे। फिर भी हम यहाँ पर एक ये दिए हैं, ये हमारा रे कहलाता है। इसमें एरो है, ज़रूरी नहीं है जी हेड लास्ट में एरो लगाएं, बीच में आप कहीं भी एरो लगा दिए, ये रे का डायरेक्शन, इसका मतलब लाइट इधर से इधर जा रही है। जब आप रे पढ़ लेते हो, इधर नोट कर लिए बेटे आप लोग। ये छोटी छोटी बातें, मास्टर बनते हो 12th क्लास में हो तो आपको उस हिसाब से नॉलेज होना चाहिए। कहीं से कोई बच्चा पूछ ले ये क्या होता है, तो कहना ना पड़े बेटा हमने नहीं पढ़ा। छोटे क्लास के बच्चे आपसे पूछ सकते हैं भैया बताओ रे क्या होता है, बीम क्या होता है। अब आपके न्यू पॉइंट है बीम ऑफ लाइट। अब आपको टेक्निकल वर्ड कहते हैं बीम ऑफ लाइट इज इमर्जिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शंस। यहाँ पर लाइट एक बीम निकलते हैं यहाँ से, यहाँ पर हम कंसीडर करते रहते हैं। इस कंडीशन में बीम क्या है देख लो, पहला हर एक में पॉइंट बना दिए हैं जिससे कि आराम से लर्न कर लो।
ग्रुप को या कलेक्शन को, कलेक्शन या बंच को, बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। इसको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अ ग्रुप और कलेक्शन या बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। जैसे देख लो यहाँ पर हमने कई रेज बना दिए, ये इस तरह से बना दिए, ये बीम कहलाएगा, बीम ऑफ लाइट। जहाँ एक से अधिक बहुत सारे रेज हों तो उसको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसी के देख लो, आप टीचर बोलते रहते हैं कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम। अब बच्चे कहते हैं सर डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट तो जानता हूँ, बीम नहीं जानता हूँ। तो इस चीज़ को देखो, बीम बीम द बीम आर ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स। ये थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला हमने यहाँ लिख दिए, सबसे पहले यहाँ पर हम डाइवर्जेंट लिखते हैं क्योंकि निकलता है लाइट, ऐसे फैलते हैं। ये हो गया आपके डाइवर्जेंट। बीम ऑफ लाइट, जब एक पॉइंट से इस तरह से कई सारे रेज निकलते हों, इस तरह से ये हमारा कहलाएगा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। दूसरा, आप जब ये कुछ दूर चलते हैं तो तब ये पैरेलल हो जाते हैं, इसका इस कंडीशन में कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जिसमें सारे रेज पैरेलल रहते हैं। अब बीम इमर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट, जैसे कहते हैं रेज आर इमर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट, कलेक्शन ऑफ रेज इमर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। एंड पैरेलल बीम ऑफ अ बीम इन व्हिच रेज आर पैरेलल, इसको हम कहते हैं पैरेलल। ये हमारा पैरेलल हो गया। एंड सी में लिखते हैं बेटा आपके कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ये एक पॉइंट पर जमा हो रहे हैं, इस तरह से जो रहते हैं इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ। समझ में आ गया है सबको? इसके बाद आप देखो, अब आप आ जाओ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? लाइट travels in a straight line. This phenomenon is called rectilinear propagation ऑफ लाइट। अब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब, जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइट में चलते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे करके चले, ये ठीक है, ऐसे करके लाइट जा रहा है, ऐसे नहीं, घूम के लाइट नहीं चलते, ये हमारा गलत है। आया बात समझ में? तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इसी को बच्चे क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा। एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखाओ, देखो। ये हमारे पास है
या 3 आपने कार्डबोर्ड खड़ा कर दिया, इसके एक पॉइंट यहाँ से सीध में ले लो, जो हर एक का पॉइंट चलते हैं, एक यहाँ से हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक कैंडल हम जला दिए, इनसे लाइट चारों तरफ निकलते हैं। तो यहाँ से जो निकलने वाला लाइट है, यहाँ इसका सुराख, इनके सुराख, होल्स, इनके होल तीनों एक सीध में है। अब बीच वाले देखो, कार्डबोर्ड को यदि थोड़ा आगे पीछे हम कर देते हैं तो लाइट दिखते नहीं है, इसका मतलब लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। आपको यहाँ पर यही सीखना है। अब आपके लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इसका यूज क्या है, कहाँ कहाँ इसका घटना का होता है, देख लो। इधर लिख लिए बेटे। हाँ सर। एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं, कोई पॉइंट हम स्किप नहीं किए हैं। एक एक पॉइंट आप थोड़ा लर्न करोगे अपने आप, सारा का सारा ऑप्टिक्स। 18 नंबर क्या है, रेक्टिलिनियर, लीनियर, प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। देखो, यूजेज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इसका पहला यूज में क्या आ जाता है, फॉर्मेशन ऑफ शैडो, फॉर्मेशन ऑफ शैडो, जो छाया कहते हो, इज ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। दूसरा पॉइंट आप ध्यान देखो, एक्लिप्स, एक्लिप्स जैसे आप सोलर है और लूनर है, ये सारे भी एक्लिप्सेस, ये भी सारा इसी के कारण होते हैं। आगे बात समझ में। अब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन में अब नया वर्ड क्या हमने यूज कर दिया है, शैडो। अब देखो शैडो क्या होता है, नया वर्ड शैडो आ गए, तब शैडो के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ लेते बेटा। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जितने भी सब्सटेंस है लाइट के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। द सब्सटेंसेस, द all substances are classified into 3 categories, three types लिख लो। पहला ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, a substance through which light can pass easily is called ट्रांसपेरेंट। देखो, जिन सब्सटेंस से लाइट आराम से पास कर जाए, सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास थ्रू इजली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल बताओ सौरभ, क्या हो सकता है? एक तो एयर हो गया आपके पास, ग्लास, ये सब सारे सब जो हैं आपके ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। इसके बाद आपके सेकेंड हमारे पास आते हैं ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस।
ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस, a substance through which light passes partially, थोड़ा सा पास करता है, partially is called ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। बेटा इसका एग्जांपल दे दो तो, एग्जांपल ग्रीज्ड पेपर, ग्रीज्ड पेपर को या ऑयल्ड पेपर, जैसे पेपर के ऊपर आप ऑयल लगा लेते हो। देखो सिर एक पेपर ले लो, सिर पर ही घिस दो, सिर में मान लो ऑयल है तो, और उसके बाद आप किसी लिखे हुए पर रखो तो आपको लिखावट क्लियर दिखेगा। वैसे पेज रख देने पर आपको लिखावट दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए लैब में वर्क करते हो उसको हम ट्रेसिंग पेपर भी कहते हैं, रख के उस पर डायग्राम बना लेते हैं। बायो के बच्चे जनरली करते हैं। अब इस सारे ग्रीज पेपर हो गया। और फ्लिटर्ड कहते हैं, फ्लिटर्ड ग्लास, ये देख लें, जो ग्लास है, घिसा हुआ ग्लास है, उनसे भी लाइट कम पास करते हैं। ये सारे इसके एग्जांपल हो गए। सी ओपेक एंड a substance through which light cannot pass is called opaque सब्सटेंस। जिनसे लाइट पास नहीं करते उसको opaque सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल वुड, लकड़ी कहते हैं, आयरन, कॉपर, इन सब से लाइट पास नहीं करते हैं। ये सब इसके एग्जाम्पल्स में आ गए आपके। आए बात समझ में? तो इस तरह से आपके ट्रांसपेरेंट, लेकिन यहाँ तक पर इधर हैव यू नोटेड दिस साइड, इस साइड आप नोट कर लिए हो। तो अब आपके हम आते हैं, यहाँ पर नया वर्ड हमने यूज कर दिया था, शैडो। अब एक वर्ड हमने यूज कर दिया था, शैडो। शैडो क्या होता है? जिसको छाया कहते हो हिंदी में, शैडो। देख लो, व्हेन एन opaque object is placed in the path of light या rays. When an opaque object is placed in the path of light, there is a formation. There is a formation of darkness behind the opaque object. This darkness या डार्क प्लेस इज कॉल्ड शैडो। इसको हम डार्क प्लेस को कहते हैं। जैसे आपने देख लो बेटा, यहाँ से आपने तो कैंडल लगा दिया, ये आपके मान लो कैंडल है, ये कैंडल है, यहाँ से लाइट चारों तरफ निकलते हैं। रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट का सिंबल ये है, ये रख दिया, तो इनसे क्या होगा, लाइट रेज ऐसे चले जाएंगे, लाइट रेज ऐसे चले जाएंगे। ये पोर्शन हो गया डार्क, दैट इज, इसको हम कहते हैं शैडो। ये छोटी छोटी बातें
बच्चे क्लास से सिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ आके बच्चे सारे गड़बड़ कर लेते हैं, परिणाम भूल जाते हैं। परिणाम क्या होता है, 12th में 18 नंबर का फिजिक्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, रट के जाते हैं। एवरेज को उल्टा इधर के बदले इधर बना दिए, कुछ बना दियो, बुक से टिप देते हैं। आगे बात समझ में। अब इसका सेकंड देख लो, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये भी 2 तरह के होते हैं। ए पार्ट अम्ब्रा फुल्ली डार्क प्लेस, और दूसरा पार्ट होता है पेनम्ब्रा पार्शियली डार्क। अब आपके यहाँ पर अम्ब्रा में हमने क्या कहा, पूरी तरह से डार्क रहेगा, और पेनम्ब्रा में क्या कहा हमने, पार्शियली डार्क रहेगा। कैसे, तो देख लो बेटा। अब आप एक्लिप्स देखते हो, एक्लिप्स देखे हो बेटा, सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स, जिसको आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हो। अब आपके देख लो, मान लो आपके ये सन है ये, इसके रास्ते में आपके आ गया मून, यहाँ आपने मून बना दिया, और यहाँ पर मान लो बेटा हमने अर्थ बना दिए। अब यहाँ पर देख लो कैसे लाइट बनते हैं। सन से देखो, इस पॉइंट से लाइट चला, एक इसको टच करते हुए गया, देख लो रेज कैसे चलते हैं स्ट्रेट लाइन में, और इसी पॉइंट से दूसरा चलेगा जो साइड से टच करते हुए चला गया। रे खींचने का तरीका इसी तरह से, इस पॉइंट से 2 रे चला, और एक इधर चला गया। अब आपके अर्थ के ऊपर आने वाले लोगों को देखो, ये हो गया अम्ब्रा, फुल्ली डार्क रहेगा, यहाँ के लोगों को सन दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो कहेंगे फुल सोलर एक्लिप्स, पूरी तरह से सूर्य ग्रहण लगे हैं। अब जितना देर ये घूमेगा, रास्ते से हटेगा, तब तक सूर्य दिखाई नहीं पड़ेंगे अर्थ पर आने वाले को। लेकिन ये हो गया पेनम्ब्रा, यहाँ के लोगों को थोड़ा थोड़ा सन दिखाई पड़ेगा, पूरी तरह से कटा हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। डार्क मीन वहाँ के लोगों को पूरा सूरज नहीं कटेगा, सूरज का कुछ पोर्शन कटा हुआ दिखेगा, ग्रहण का कुछ पोर्शन कहते हैं ना। अब ये डिपेंड करते हैं अर्थ पर भी, सब जगह कहाँ कहाँ दिखते हैं, कभी दिखते हैं कहीं नहीं दिखते हैं। आए बात समझ में ना। ये आपके डायग्राम में हमने बता दिया ये। अब आपके देख लो 3rd पॉइंट, यहीं लिख देता हूँ, सोलर eclipse occurs due to formation of shadow, when the sun, the moon and the earth lie in a straight line। जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे तब ये सोलर एक्लिप्स होगा। आगे बात समझ में। ये बेटा आपके सोलर एक्लिप्स के दिखा दिए। अब आपके रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रेक्टिलिनियर, यहीं पर लिख सकते हो, दिस अकर्स ड्यू टू
रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के कारण होता है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट में चलते हैं, जो रास्ते में आ गया उससे सीधे टच करते चला जाएगा। आ गया बात समझ में? अब इसी में एक एग्जांपल और हम दिखा देते हैं। एक होता है पिन होल कैमरा। पहले या कैमरे में जो देखते हो, हमारे बॉडी से लाइट गया है, इधर का लाइट नीचे है, ऊपर का लाइट नीचे, वहाँ इमेज बनेंगे उल्टे। उसको पिन होल कैमरा जो है वो भी पहले इसी से काम होते थे। अब धीरे धीरे कैमरा डेवलप्ड होकर आज ऑटोमेटिक आ गया है, एडजस्टेबल आ गया, सब तरह के आ गए। ये सारा था आपके लाइट की बेसिक जो आपको सीखना ज़रूरी है। इसके बाद चैप्टर आते हैं फोटोमेट्री, लेकिन फोटोमेट्री हमारे कोर्सेस में नहीं है, कोई बात नहीं, उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत आपको बता देंगे। ये बेसिक्स ऑफ लाइट में हो गए, है समझ में? अब इस आधार पर बेटा इन सारी बातों को आप जैसे याद रखते हो तो लाइट आपको आगे भी समझ में आएगा। अब हम फोटोमेट्री नहीं भी कराएंगे तो अब फिर बच्चे कहेंगे सर लाइट का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको फोटोमेट्री चैप्टर पूरा खींच देंगे। और आपके बुक में भी नहीं है, कोर्सेस में नहीं है, कोई बात नहीं, और 1 डे लगेगा, हम फोटोमेट्री कर देंगे। देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तब आप अपने चैप्टर पर आ जाओगे कोर्स में। आए बात समझ में? थैंक यू। वेलकम टू SN चौधरी फिजिक्स क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस बेसिक्स ऑफ लाइट एनर्जी। इसका हमने पहला लेक्चर दिए थे, जिसको हम बेसिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू लाइट हम लिखे हुए हैं पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में लेक्चर 2 करके हम अपलोड करेंगे। इसी के भीतर में देखो, अभी जो हम आज टॉपिक्स करने जा रहे हैं, ये टॉपिक्स सिलेबस में भी नहीं है और बुक में भी नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए थोड़ी बहुत नॉलेज इसका भी होना चाहिए। इसलिए हमने इस लेक्चर को कहा था बेसिक्स ऑफ लाइट, लेक्चर 1 लेक्चर 2, 2 लेक्चर में बेसिक में आ जाते हैं। और इन सारे पॉइंट को आप देखना, समझना, और ये भी आना चाहिए। कभी कभी 1 आध नंबर के क्वेश्चन इसमें से भी आ जाते हैं। अब पूरा ऑप्टिक्स पढ़ लिया, अब आपको पता नहीं चला जो लाइट है क्या, जिसको मेजर कैसे करें, कम लाइट आ रहा है कि अधिक लाइट आ रहा है, तो इसका तो मेजरमेंट हमने सीखा नहीं। यहाँ पर यही मेजरमेंट है, ये हमें बताता है फोटोमेट्री। ये पहले एक बड़ा सा चैप्टर होता था, जिसको आज के डेट में हटा दिया गया है, तो हम उसी का कंडेंस रूप में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी आपको बता देते हैं। और इतना पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आपको ये नॉलेजेबल है, आपको लगता है सर के लेक्चर से मुझे बेनिफिट हुआ है, तो बेटा इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, जिससे कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक आते रहेंगे। अब इसी में आ जाओ। सबसे पहले ये फोटोमेट्री, द ब्रांच ऑफ रे ऑप्टिक्स। ये ब्रांच किसका है? रे ऑप्टिक्स का, which deals with the measurement of light energy is called फोटोमेट्री। लाइट की एनर्जी को मेजर कैसे करते हैं, ये हमारा कहलाता है फोटोमेट्री में। कर मतलब ऑप्टिक्स के जिस ब्रांच में हम मेजरमेंट ऑफ लाइट पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं। अब कहोगे सर मेजरमेंट ऑफ लाइट के लिए कोई एग्जांपल होगा, कोई डिटेल होगा? सिंपली दिखाते हैं। अब आपके 10 वाट का बल्ब ले आया एलईडी 20 वाट वाला भी ले आया। अब किसमें लाइट कम है, किसमें अधिक है, ये कैसे पता चलेगा? तो अब आप इसका एफिशिएंसी थोड़ा बहुत ध्यान दो। अब पहले जो हमारे पास बल्ब थे 100 वाट के इनकैंडिसेंट बल्ब, ओल्ड मॉडल वाला, उस बल्ब की एफिशिएंसी थी 12%। आपने 100 एनर्जी खर्च किया तो 12% ही आपको लाइट के रूप में यूज मिलता है। जो आपको यूज है उसी को तो हम एफिशिएंसी में लिखेंगे ना। तो आपको लाइट मिलता था 12%। उसके बाद अब आपके आ गए ट्यूबलाइट तक एफिशिएंसी 40% थी। और आज के डेट में हम यूज करते हैं एलईडी, इसकी एफिशिएंसी 90+ है। अब ऐसा इसलिए कि इनसे जो लाइट निकलते हैं हमें यूज होता है, इसमें जितना हम इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं मोस्टली हमें लाइट में, फिर भी हमें नहीं पता है कि कम मिलते हैं कि अधिक मिलते हैं। अब आपके देख लो सिंपली, एक पेट्रोमैक्स आते थे, जनरली सब्जी वाले डेयरी लेके जो चलेंगे तो बिजली का तो कनेक्शन लेके चलेंगे नहीं,
तो उसमें एक देखते हो इस कलर का रेड, इस तरह का कलर का एक लाइट लगा रहता है, इस तरह का एक लाइट लगे रहते हैं इस तरह के, और इस तरह के लाइट में वो जलाते हैं इसमें से लाइट की तरह। अब इस पर लिखा रहता है छोटा सा लाइट लेना है कि बड़ा लाइट लेना है, हमें पता नहीं है, हम कैसे समझेंगे कि किस में कम लाइट देगा। तो उसमें लिखा रहता है बेटा कैंडल पावर, जिसको पहले हम पेट्रोमैक्स कहते थे। शादी ब्याह में, गांव में, ग्रामीण एरिया में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो वहाँ यही चलते थे। इसमें हम केरोसिन ऑयल डालते थे और इनसे लाइट निकलती थी। तो इस पर लिखा हुआ था 500 CP, मैंने 500 कैंडल पावर। तो एक स्पेशल टाइप का कैंडल है जिसका डायमीटर 7.8 इंच लिया गया और उसका वज़न लिया गया। उसको जलाने पर जितनी लाइट निकलती है एक से, तो उसको एक कैंडल माना गया था, एक कैंडल पावर। इस तरह से 500 कैंडल को जब जलाओगे तो 1 कैंडल पावर उस लाइट के बराबर रोशनी देगा। लेकिन ये सारा मेजरमेंट हम करें कैसे, हमें कुछ पता तो है नहीं इस चैप्टर के बारे में, तो इसीलिए हम यहाँ पर बताएं फोटोमेट्री, द ब्रांच ऑफ रे ऑप्टिक्स डील्स द मेजरमेंट ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोमेट्री। अब इसमें टर्म आते हैं फोटोमीटर। दूसरा पॉइंट देखो, फोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी इसी को हमने लिखा है यहाँ पर, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोमीटर एंड इट इज ऑल्सो यूज टू कंपेयर लाइट एनर्जी एमिटेड बाय 2 सोर्सेस। 2 सोर्सेस हैं, किसका लाइट कम है किसका लाइट अधिक है, ये हम कैसे मेजर करें, तो वो भी इसी से हमें पता चलता है किस सोर्स का लाइट अधिक है। ये होता है E1/E2 इक्वल टू आपका I1/I2 इक्वल टू R1² जैसे हम निकालते हैं फार्मूला। अब यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल बुनसेन ग्रीज स्पॉट फोटोमीटर, एक फोटोमीटर का नाम बताओ, तो ये हमने एक एग्जांपल दे दिया। अब आपके आ जाते हैं इसी में यूज होने वाले कुछ टर्म है। ल्यूमिनस फ्लक्स, द लाइट एनर्जी एमिटेड बाय सोर्स पर सेकेंड। कोई सोर्स एक सेकंड में कितना लाइट एनर्जी, बेटा एनर्जी तो बहुत सारे निकलते हैं, यूवी रेज भी निकल जाते हैं, इंफ्रारेड भी निकलते हैं, कोई कम चाहे कोई अधिक। हम मेजर करते हैं केवल विजिबल लाइट को। द लाइट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड बाय सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लक्स। अब फ्लक्स के बारे में आप मैग्नेट में भी पढ़े हो, इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़े हो, जिसको हम फाई कहते थे। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय फाई, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज लूमेन। इसको मेजर करें। अब आपके 1 नंबर में क्वेश्चन में पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये हमारा आ गया लूमेन में। अब आप ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज लूमेन। नेक्स्ट टॉपिक से हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी। अब यहाँ से एक फ्लक्स है बेटा, सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट निकलते, तो इसके चारों तरफ हमने घेर दिया, एक स्फीयर बना दिया। इनसे जो भी लाइट निकलेगा स्फीयर से बाहर निकलेगा। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया कितना निकलता है उसी को कहते हैं। यहाँ पर यूनिट एरिया को कहा गया है सॉलिड एंगल। क्या कहा गया है? सॉलिड एंगल। पर यूनिट सॉलिड एंगल इज कॉल्ड लुमिनस इंटेंसिटी। यहाँ पर लिखे द अमाउंट ऑफ लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इन एनी डायरेक्शन एमिटेड बाय सोर्स इज कॉल्ड लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स। अब आगे का पॉइंट देखो, इधर मिटा दो, लिख लिया आप लोगों ने। अब आपके पास है लुमिनस इंटेंसिटी का, जैसे देखें, इट इज जनरली डिनोटेड बाय, सेकेंड पॉइंट, इट इज जनरली डिनोटेड बाय आई। इसको हम आई लेटर से शो करते हैं। अब आप कहोगे इसमें कैसे में पता चलेगा? अभी हमने सॉलिड एंगल बोल दिए, तो सॉलिड एंगल का मतलब बेटा जैसे ये बॉडी है, यहाँ से लाइट आया, इधर से भी लाइट आया, इधर से भी आया, तो ये बॉडी भी तो एक एंगल सा बनाता है, जैसे जिसको आप सॉफ्ट आइसक्रीम वाला कोन कहते हो, सॉफ्टी कहते हो, तो उस तरह के कोन बन जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर यदि कोई एक स्फीयर है, इसका रेडियस r है, ये हमारे पास स्फीयर हमने बना दिया।
ये स्फेयर हैं, स्फेयर का सिंबल ये हो गया। इनसे जो पर यूनिट लाइट निकलेगा, मान लो ये, तो यहाँ पर देख लो आर है तो 4 पाई स्फेयर का सरफेस एरिया ऑफ, समझ जाओ, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो पूरे लाइट सोर्स को चारों तरफ से स्फेयर घेर रखा है, तो उस स्फेयर से होके लाइट निकलेगा। तो देखो इन 4 पाई आर स्क्वायर एरिया हैज लुमिनस फ्लक्स फाई। तो 1 एरिया में कितना हो जाएगा बेटा, देख लो, इक्वल टू 5/4 पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर बाय डेफिनेशन को शॉर्ट में DEF, ऊपर पावर में n लिख दो। बाय डेफिनेशन लुमिनस इंटेंसिटी इक्वल टू 5/4 पाई आर स्क्वायर। अब हमने ल्यूमिनस इंटेंसिटी को I अक्षर से शो किए हैं, तो सिंपली यहाँ पर देयरफॉर I इक्वल टू, इट इज जनरली नोटेड I लिखे हैं, तो I इक्वल टू, यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख देते हैं, एक्सप्रेशन फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक्सप्रेशन लिखे हैं यहाँ पर देखो। देयरफॉर I इक्वल टू फ्लक्स अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा I का फार्मूला हो गया। आ गई समझ में? इसी आधार पर यदि फ्लक्स निकालना पड़ता है, कहोगे सर आपने फ्लक्स का मेजरमेंट तो दिखाया नहीं। तो बेटा उस समय हम लुमिनस इंटेंसिटी आपको नहीं समझा रखे थे। अब आप फ्लक्स निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू I। अब उस सोर्स का लुमिनस इंटेंसिटी कितना है, कितने बड़े एरिया में आप स्फेयर के बनाए हो, उस आधार पर इसका आप निकाल सकते हो। आगे बात समझ में? अब आपके 3rd पॉइंट 4th पॉइंट में आ जाओ। अब 4th पॉइंट में देख लो इसका, हर एक के 3 पॉइंट 4 पॉइंट हम लिख देते हैं, इंट्रोडक्टरी याद रहेगा आपको। SI यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। ये हमारा है। दूसरा यूनिट जो सबसे ज़्यादा यूज होता था, अदर यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडल पावर। शॉर्ट में लिखते हैं इसको हम CP। अब ये CP लिखे हैं, समझ गए? तब भी नहीं याद है तो भाई कनॉट प्लेस का एरिया है, पूरी दिल्ली का सेंट्रल पावर यही है। तो इस तरह से ये हो गया आपके। नाउ वी कम ऑन इल्यूमिनांस हो गया। देख लो, अमाउंट ऑफ लुमिनस फ्लक्स फॉलिंग नॉर्मली। जैसे ये सरफेस है, सोर्स से लाइट आ रहा है, तो पर यूनिट एरिया में कितना लाइट गिर रहा है, कितना फ्लक्स आ रहा है पर यूनिट एरिया। द एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड इल्यूमिनांस। अब उसमें से देख लो, इसके लिए द अमाउंट ऑफ लुमिनस फ्लक्स फॉलिंग नॉर्मली हो, टेढ़े ढंग से नहीं, तब लैम्बर्ट क्वेश्चन लागू हो जाएगा। ये नॉर्मली, जैसे ये सोर्स है, यहाँ से नॉर्मली लाइट गिर रहे हैं, पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड इल्यूमिनांस।
इट इज़ जनरली डिनोटेड बाई ई अक्षर से हम शो करते हैं। इट इज़ जनरली अच्छा एक्सप्रेशन फॉर इल्यूमिनास इन एरिया फ्लक्स इज फाइव इन यूनिट एरिया 5/A। अब हम बाय डेफिनेशन क्या जानते हैं? बाय डेफिनेशन इल्यूमिनांस इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया, तब ये कहते हैं फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। अब इट इज जनरली डिनोटेड बाय ई, जो हमने यहाँ पर आपको नोट कर दिए थे, ई से शो करते हैं। तो ई इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? फ्लक्स अपॉन ए। फॉर स्फेरिकल सरफेस ई इक्वल टू फ्लक्स अपॉन, जैसे यहाँ से सोर्स है, हम स्फीयर बना दिए हैं, लाइट सारे सरफेस से बाहर निकलते हैं, सभी सरफेस के ऊपर तो गिरेगा, तो उस कंडीशन में ई इक्वल टू फ्लक्स अपॉन 4πr²। अब हम क्या जानते हैं? रिलेशन बिटवीन आई और ई। सोर्स का पावर कितना है, सरफेस पर कितना लाइट गिरा, इल्यूमिनेंस कहते हैं। सोर्स से कितना लाइट निकला पर सेकंड, सोर्स का पावर कहते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। रिलेशन ई इक्वल टू, ये तो हम अभी सीख चुके हैं। अब हम क्या जानते हैं? बट फ्लक्स इक्वल टू 4πI होता है, पर यूनिट सॉलिड एंगल हम लोग सीखे थे। तो फ्लक्स इक्वल टू 4πI पुट कर दिया, 4π कैंसिल हो गए, ई इक्वल टू I/r²। इसी आधार पर हम सोर्स का फोटोमीटर के द्वारा हम लाइट की एनर्जी मेजरमेंट भी करते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। ऐसा यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस इज लक्स। जनरली यही पेपर में बार बार 1 नंबर में पूछे जाते हैं, इंट्रेंस में भी और CBSE में भी। कहेगा इस चैप्टर से पूछेंगे नहीं, लेकिन NCERT में देख लेना, एक पैराग्राफ एक बॉक्स के भीतर दिया हुआ है फोटोमीटर। तो थोड़ा बहुत बेटा जब कह देंगे हम तो NCERT से पूछ लिए, आप कुछ नहीं कर सकते हो। डिलीट कर दिए तो भाई एक आध अक्षर तो ऐसे छूट जाते हैं, तो इसलिए बेटा कोई भी पॉइंट लीकेज नहीं छोड़ना है। अब आपके ऐसा यूनिट इज लक्स। अब कहोगे इल्यूमिनेंस और दूसरा क्या गया? लुमिनेंस, दोनों में क्या अंतर है? इल्यूमिनेंस हो गया पर यूनिट एरिया कितना फ्लक्स गिरा, और लुमिनेंस हो गया यहाँ से गिरने के बाद लौट के कितना आया, रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंख तक। इसको कहते हैं लुमिनेंस या ब्राइटनेस। मान लो इस पर लाइट गिरा 100, इसमें से 60 मान लो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, 40 लौट के आया, तो ये हो गया ब्राइटनेस इसका। तो ब्राइटनेस और दोनों में अंतर, लुमिनेंस और इल्यूमिनेंस में अंतर देख लो। लेटर का केवल डिफरेंस है, IL इसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, बाकी सब सेम है। यहाँ तक के आपके ये पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट में थोड़ा जैसे और आगे हम फोटोमीटर तक बता देते हैं, तो वो फोटोमीटर भी आपको बता देते हैं। नाउ कम ऑन रेडियंट फ्लक्स। रेडियंट फ्लक्स हो गया टोटल एनर्जी एमिटेड बाय ए सोर्स। किसी सोर्स से टोटल एनर्जी कितना लिमिटेड हुआ, इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल R। कैपिटल R से इसको हम शो करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रेडियंट एनर्जी इज वाट, जूल पर सेकेंड। मान कोई सोर्स है, बल्ब है, उनसे लाइट निकलते हैं। इफिशियंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स का इफिशियंसी कितना है। द रेशियो ऑफ लुमिनस फ्लक्स टू रेडियंट एनर्जी। लुमिनस फ्लक्स में हम बता दिए थे एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड बाय सोर्स। अब इसमें से टोटल कितना हुआ, तो रेडियंट टोटल एनर्जी R है, तो फ्लक्स टोटल E हुआ, फ्लक्स हुआ फ्लक्स 5, तो 5/R। ये इफिशियंसी निकल। इट हैज नो यूनिट, क्योंकि दोनों एनर्जी है, दोनों रेशियो है। लैम्बर्ट क्वेश्चन कहते हैं, मान लो कोई भी सोर्सेस है, वहाँ से लाइट, अभी हमने इल्यूमिनेंस में बताए थे, नॉर्मली लाइट फॉलिंग करते हैं सरफेस पर, तो पर यूनिट एरिया जितना गिरता है उसको हम इल्यूमिनेंस कहते हैं। अब भाई सोर्स हमारे 90 डिग्री पर नहीं है, सोर्स ऐसे गिर रहे हैं, तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच के एंगल को थीटा कहते हैं। यहाँ थीटा लिखें, तब इसके सरफेस पर कितना लाइट गिरेगा, E cos प्रोपोर्शनल टू cos थीटा के। अब आप कहते हो जैसे धूप में दोपहर के टाइम सन पूरे हेड पर रहते हैं तो थोड़ा तेज लगते हैं, सन जैसे ही झुकते हैं तो आपको धूप कम लगते हैं। क्यों? तो ये एंगल के हिसाब से प्रोपोर्शनल होगा। एंगल बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा, एंगल छोटा है तो ये छोटा होगा। कैसे? तो cos 0 डिग्री 1 होता है, तो उस समय तो 0 1 है, तो नॉर्मली गिरेगा आपके, क्योंकि ये लाइट यहाँ के बदले डायरेक्ट इससे नॉर्मल से गिर रहा है, तो इल्यूमिनेंस ज़्यादा होगा। लाइट फॉलिंग ऑन योर सरफेस इज मैक्सिमम। और जैसे जैसे सन टेढ़े हो गए तो एंगल बड़ा होता गया, कॉस का वैल्यू घटता जाता है,
90 डिग्री पर 0 हो जाते हैं। तो इस तरह से ई प्रोपोर्शनल टू ये सब इंट्रोडक्टरी है फोटोमीटर का। ये सारा का सारा आप लोगों को आना चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे आप लोग कहते हो बीटेक में एडमिशन लिए, इंजीनियर बनना है, तो आपका तो हम तो कंप्यूटर लिए, कॉलेज जाके कहोगे हम कंप्यूटर पढ़ेंगे, लेकिन कॉलेज वाला आपको कंप्यूटर ही नहीं पढ़ाएंगे। क्या क्या पढ़ाएंगे? तो फर्स्ट ईयर में राजमिस्त्री का काम, कारपेंटरी का काम, वेल्डिंग का काम, ये सारे आपको सिखाए जाते हैं। फिर इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखाया जाता है। आप इंजीनियर बन के कहीं जाओगे, स्पीकिंग इंग्लिश नहीं है, मान लो फॉरेन जाना पड़ गया, कहीं जाना पड़ गया, तो इंग्लिश का एक सब्जेक्ट भी रहता है फर्स्ट ईयर में। ये सारे आपको सिखाए जाते हैं जिससे कि आप वेल ट्रेंड इंजीनियर बनो। कहोगे सर हम तो कंप्यूटर सीख के आ गए, और कल कहीं दीवार में सेट करना है, राजमिस्त्री अंगूठा छापा है, वो कहेगा अरे इंजीनियरिंग करना नहीं है, सब कुछ यहाँ सेट करने का तरीका मुझे आता है, तो आप वहाँ बेवकूफ़ बन जाओगे। इंजीनियर हैं लेकिन मुझे इसलिए आपको राजमिस्त्री का भी ज्ञान दिया जाता है, नॉलेज। जो वहाँ नहीं, यदि वो बोलता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे सेट कर, कारपेंट्री ऐसे नहीं ऐसे करना है, उसी तरह से ये सारा भाई हमने लेक्चर 1 में इंट्रोडक्टरी टू लाइट दिए थे एंड ऑप्टिक्स का लेक्चर 1। अब इसी में ये सारे आ गए। उसके बाद है थीटा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल है। नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक, बुनसेन ग्रीज स्पॉट फोटोमीटर, लाइट हम मेजर कैसे करेंगे। तो बेटा ये एक ऑप्टिकल बेंच है, हमने ऑप्टिकल बेंच का हल्का सा डायग्राम दिया है। यहाँ एक सोर्स हमने S1 रख दिया, दूसरा सोर्स हमने यहाँ पर S2 रख दिया, बीच में एक प्लेन, सर्कुलर प्लेन कागज़ का है जिसके ऊपर आपने ग्रीज या ऑयल समझो लगा दिए। अब उसके ऊपर लाइट गिरेगा, इधर से भी इधर से भी। अब इस सोर्स का लाइट भी इधर गिरा, इस सोर्स का लाइट। अब मुझे कैसे पता चलेगा सोर्स का लाइट इक्वल है? तो देख लो, यहाँ पर हम एक मिरर लगा देते हैं। ये मिरर इस लाइट को हमारे आंख तक लाता है। यहाँ से ये लाइट गया, यहाँ से ये लाइट गिरा, और ये हमारे आंख तक लाते हैं। यहाँ मेरा आंख है, यहाँ से हम देखते हैं दोनों लाइट को। इससे मुझे पता चल जाता है, जब दोनों डायरेक्शन से लाइट आ रहे हैं, दोनों मिरर एक साथ मुझे दिखाई पड़ते हैं, तो हमें पता चल जाता है दोनों लाइट सेम है। इन दिस कंडीशन, यहाँ पर हम ये इधर लिख दिए बेटे आप लोग। इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? इल्यूमिनेंस E1 इक्वल टू E2। और अभी यहाँ आपने क्या सीखा? I1, यदि I1 बाय 4R1 स्क्वायर E इक्वल टू, आपने अभी पीछे सीखे थे I/R स्क्वायर बाय I1/R1 स्क्वायर, और यहाँ पर आपके हो गया I2/R2 स्क्वायर। इस तरह से I1 बाय I2 इक्वल टू R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फोटोमीटर। अब यहाँ से कहोगे R1 क्या है सर? तो R1 बेटा ये हो गया, R1 हमारा यहाँ से यहाँ तक ले लो, और R2 हमने यहाँ से यहाँ तक के ले लिए। ये डिस्टेंस बेंच, ऑप्टिकल बेंच पर जो स्केल बना हुआ है, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका पोजीशन कहाँ पर है, इसका पोजीशन कहाँ पर है। आप ये निकालते हो तो नाउ यू आर एबल टू कंपेयर व्हिच सोर्स इज एमिटिंग मोर लाइट, किस सोर्स से ज़्यादा लाइट निकलते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। देखो बेटा, जो नहीं भी है टॉपिक्स हमने इंट्रोडक्टरी में सबको देने का प्रयास किया है। इंट्रोडक्शन टू लाइट में लेक्चर 1 हमने बताया, ये लेक्चर 2 है, इसी में फोटोमेट्री सारा आ गया है। तो आप लोग इसको एक साथ कर लेना। टॉपिक्स अच्छा लगे, समझ में आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। किसी टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है कमेंट में डाल देना, जिसका मैं आंसर कर सकूं। थैंक यू।